वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न देने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के अंतर्गत हम 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट होगा आपका, मतलब प्रैक्टिस सेट जो है वह 1 होगा। प्रैक्टिस सेट 1 ये होगा, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 इसी प्रकार से मैं और भी देने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है, ये प्रैक्टिस सेट 1 आपको मैं दे रहा हूँ। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चंस की मैं सीरीज बनाऊंगा। लगभग 10 से मतलब कि 10 जो है इसे प्रैक्टिस सेट बना दूंगा। 1000 प्रश्न हो जाएंगे आपके। जब 10 जो है प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो 1000 प्रश्न हो जाएंगे पेपर 1 से, ठीक। यानी मध्यकालीन जो है, अब बहुत सारे विश्वविद्यालय में बात की जाए तो जो मध्यकालीन हिंदी काव्य है या प्राचीन हिंदी काव्य है वह BA थर्ड ईयर में, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में BA थर्ड ईयर में पूछा आता है। बात की जाए फर्स्ट ईयर में तो अधिकतर विश्वविद्यालय में मध्यकालीन हिंदी का फर्स्ट ईयर में पूछा आता है। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हुआ या फिर अन्य विश्वविद्यालय हुआ उसके समकालीन, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय मतलब अधिकांश विश्वविद्यालय मध्यकालीन हिंदी काव्य को BA फर्स्ट ईयर में पढ़वाते हैं, जबकि दीनदयाल यानी DDU विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है। तो चाहे आप थर्ड ईयर वाले छात्र छात्राएँ हों, चाहे आप BA फर्स्ट ईयर के हों और चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में अगर सेकंड ईयर में पूछा जा रहा है और सेकंड ईयर में मध्यकालीन हिंदी का पूछा जाता है, तो आप चाहे जिस भी तैयारी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर हिंदी से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य को लेकर के तो जनरली यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमने मध्यकाल के बहुत सारे नामों, जैसे कि बात की जाए आपके कबीर दास हो गए, जायसी हो गए, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, रहीम, केशव, भूषण, इन सभी से प्रश्नों को हमने उठाया है और चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, देखिएगा इस प्रकार से आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आती रहेगी। बिल्कुल चिंता न करें, बड़ा ही मज़ा आएगा। जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो सभी लोग लाइक करिएगा इतनी मेहनत पर, और सभी लोगों के सामने अच्छे से अच्छा प्रश्न लाने का प्रयास रहेगा। बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे और जो भी आपके एग्जाम्स में जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने जो है 10 के 10 प्रैक्टिस सेट को देख लिया ना, तो विश्वास मानिए आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस यही आप जो है परीक्षा के अंतिम समय में आप यही पढ़ेंगे, आसानी से आपका सारा का सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो ये मॉडल पेपर एक प्रकार से आपका न्यू मॉडल पेपर के तौर पर कार्य करेगा। प्रैक्टिस सेट ये है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले आप सभी को जो है हैप्पी जो है बात की जाए नवरात्रि, तो माँ प्रथमम शैलपुत्रिश्चा, द्वितीयांग च ब्रह्मचारिणी, तृतीयांग चंद्रघंटेति, कूखमांडेति, चतुर्थकम पंचमम मस्कंद मातेति, षष्ठकम कैतनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी च अष्टकम, नवम सिद्धधात्री च, नव दुर्गा प्रतिकीर्तिका। तो 9 दुर्गा जो है आपके सामने इस प्रकार से हैं, आप दर्शन कर लीजिए माता जी का। और निश्चित तौर पर आप सभी लोग पूजा आराधना जो है अनुनय विनय माता रानी से करिएगा। अपने दुख को, अपने जो भी आपके जो है वांछ इच्छा होगी उसको रखिएगा, तो माता रानी उसको अवश्य पूरा करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब आइए प्रश्नों की कतार को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न होंगे जिससे मज़ा आ जाएगा आपको, और एक ही जगह पर 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने जब आएगी तो आप निश्चित तौर पर आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़ा ही जो है एक प्रकार से। चलिए अब बिना समय गवाए हुए मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं और एक एक प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ समय दूंगा आपको, जैसे कि 1-2 सेकंड दे दूंगा, उसमें आप अपना आंसर लगाने का प्रयास करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताने का प्रयास करें, और अगर नहीं पता तो बिल्कुल आप आसानी से चैट सेशन को ऑफ करके अपनी स्क्रीन को जो है प्रकार से एकदम पूरे फुल स्क्रीन में करके आसानी से देखिए। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, ऐसा मार्कर कर लूँ कि ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये काला कर लें। देखें एक मिनट, जो अच्छा लगे वही करेंगे, ठीक। काला ही ठीक है इस पर शायद, तो काला मार्कर कर लेते हैं। देखिए
कबीरदास का जो संबंध है, कबीरदास का संबंध किस काल से है। अब ऑप्शन में दिया है भक्ति काल, बी दिया है रीति काल, सी दिया है आदि काल और डी दिया है आधुनिक काल। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एक बार सोचिए। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, करेक्ट आंसर आ रहे हैं भक्ति काल। तो कबीरदास का संबंध किससे भाई, कबीरदास का जो संबंध है आपका किससे है, भक्ति काल से। ओके, किससे है, भक्ति काल से है। भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल में जो ये ज्ञानासरई है वहाँ के हैं, और ज्ञानासरई में भी बात की जाए, हाँ ज्ञानासरई के ही हैं, ये ज्ञानाश्रयी के हैं, मतलब कि निर्गुण धारा का जो ज्ञानाश्रयी है उसके जो है प्रवर्तक आचार्य या फिर प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने, मतलब आचार्य भी नहीं है ना, दो ये कवि हैं, समाज सुधारक सबसे पहले हैं। ठीक, तो कबीर सबसे पहले समाज सुधारक हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि कबीरदास का चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, जायसी का पढ़ा दिया है, तुलसीदास जी को पढ़ा दिया है, बिहारी जी के बारे में पढ़ा दिया है, सूरदास जी के बारे में पढ़ा दिया गया है। तो उन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर प्रश्नों को केवल करवाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1390 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1398 ईस्वी, सी दिया है 1490 ईस्वी और डी दिया है 1370 ईस्वी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1398 ईस्वी। कौन सा होगा, 1398 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कबीरदास जी जो थे वह किस जाति के थे। ए ऑप्शन दिया शेख जाति, बी दिया है पठान जाति के थे, सी दिया जुलाहा के थे और डी दिया कुजड़ा के थे। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा, कबीरदास जी थे वह जुलाहा जाति के थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार समझेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, कबीरदास किस धारा के कवि थे। ए ऑप्शन दिया सगुण धारा, बी दिया सूफी धारा, सी दिया है रीति धारा और डी दिया है निर्गुण धारा। तो भैया यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, सगुण धारा के तो नहीं थे, सगुण धारा के रामचंद्र जी और ये सब थे। ठीक है, सूफी धारा के आपके सगुण धारा में जो है तुलसीदास और सूरदास ये सब आते हैं। सूफी धारा में बात की जाए तो कौन आते हैं, सूफी धारा में आपके जो है सूरदास बोल रहा हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह आते हैं। ठीक, शेख कुतुबन मंझन जायसी ये सब आते हैं इसमें। और रीति धारा की बात की जाए तो रीति धारा में बिहारी वगैरह आते हैं, खनानंद ये सब आते हैं। जबकि बात की जाए निर्गुण धारा की, तो निर्गुण धारा में जो है ये आते हैं कबीरदास जी। ठीक, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, आप सभी को पता होगा। चलिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसमें कबीर की रचनाएं संकलित हैं। बहुत सभी का बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बार वीडियो को लाइक करें सभी लोग। एक प्रकार से हिंदी साहित्य की बात की जाए तो अपने देश का नाम आपको याद आना चाहिए, भारत देश, और उसमें अगर आप रहते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक करना तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से लाइक करें, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। आने वाली जो परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, आप उसमें अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। किसमें कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। ये ऑप्शन दिया है बीजक में, बी दिया है कबीर ग्रंथावली में, सी दिया कबीर परिचय में, डी दिया कबीरावली में। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को पता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी है, कबीर बीजक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि बीजक से क्या प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत बढ़िया। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का जो संकलन किया था वह किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, कौन से विद्वान थे। ऑप्शन दिया रायदास, बी दिया धर्मदास, सी दिया करमदास और डी दिया देवस्वामी। सभी को पता होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। धर्मदास जी के द्वारा, कबीर जी के द्वारा जो वाणी का जो संग्रह है कबीर के, उसको उन्होंने क्या किया था, इकट्ठा किया था, उसका संपादन किया था, उसका संकलन किया था किसने, धर्मदास जी ने। उनके शिष्य थे धर्मदास, किसके, कबीर के। बीजक नाम से किया था। बीजक के कितने भाग एग्जाम से प्रश्न पूछा था, तो 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड आ चुका है। बीजक के भाग हैं, कितने भाग हैं भाई बीजक के, तो हमने बताया साखी माने साक्षी, शबद माने शब्द, रामायणी मतलब रामायण। ये तीनों की तीनों है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, यानी अर्थात डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बीजक के 3 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, बताएं फटाफट से, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल नीरू नीमा दिया है, बी ऑप्शन दिया है नीलम और निर्मल, सी ऑप्शन दिया पासा पासवान और डी दिया इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन नीरू और नीमा। ठीक, नीरू और नीमा नाम के जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए इनके माता पिता ये कहलाए। नेक्स्ट है आपके, कबीर की पत्नी का क्या नाम था। ए ऑप्शन दिया है नरमा, बी दिया कलावती, सी दिया लोना, सी दिया है लोना और डी कौन सा दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, डी दिया है आपको, डी दिया है आपका, क्या दिया है, डी आपको दिया है लोई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लोई। ठीक है, लोई करेक्ट आंसर होगा। लोई इनकी पत्नी का नाम था, नीरो और नीमा इनके माता पिता का नाम था। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। और कबीर के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बता ही रखी हैं पहले, तो उसको देख लीजिएगा। और भी प्रश्न आपके आएंगे, लेकिन अभी इन प्रश्नों को आप लोग करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मिनट रुकिएगा।
चले, हाँ तो यहाँ पर आपके सामने दिया है मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताएं फटाफट से। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, कब मतलब कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। 14, ए ऑप्शन दिया 1492 में, बी दिया 1592 में, सी दिया है 1692 ईस्वी में और डी दिया 1742 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें सभी लोग। बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था सन 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1492 ईस्वी। ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ए ऑप्शन दिया निर्गुण ब्रह्मोपासक, बी दिया प्रेम मार्गी, सी दिया सूफी शाखा और डी दिया उक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म उपासक थे या ठीक प्रेम मार्गी भी थे और सूफी शाखा से भी संबंध रखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी यानी उक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी जायसी की जन्मतिथि क्या मानते हैं भैया। तो जायसी जी की जन्मतिथि क्या मानते हैं शुक्ला जी, 1427 मानते हैं। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा 1427, जबकि रियल में बात की जाए कितना है, 1492 ईस्वी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जब पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ला जी ने कितनी मानी, तब आप बताइएगा कि 1427 ईस्वी मानी। ठीक, अगला प्रश्न है, जायसी किस नरेश के समकालीन थे भैया। जायसी किस नरेश के समकालीन थे। ए ऑप्शन दिया शेर शाह, बी दिया है जहांगीर, सी दिया है बाबर और डी दिया शाहजहां। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शेर शाह जो वो थे आपके जायसी नरेश जायसी जी, वह शेर शाह जो सूरी थे उनके समकालीन थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, क्या ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना को विशुद्ध अवधि है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रचना विशुद्ध अवधि में लिखी गई है। ए ऑप्शन दिया गीतावली, बी ऑप्शन दिया साकेत, डी ऑप्शन दिया पद्मावत और डी ऑप्शन दिया पृथ्वीराज रासो। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है पद्मावत। जी हाँ, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत जो है विशुद्ध अवधि मतलब एकदम से प्योर अवधि में लिखी गई, देहाती अवधि में लिखी गई, जिसको आप बोल सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा था ठेठ अवधि, तो ठेठ अवधि पूछे तब भी यही ऑप्शन होगा। ओके ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, छपेगा एग्जाम्स में। क्या है प्रश्न कि पद्मावत की विषय वस्तु कितने खंडों में विभाजित है। 2022 का इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ध्यान रखेंगे। पद्मावत की विषय वस्तु कितने खंडों में विभक्त है। तो पद्मावत की विषय वस्तु जो है कितने खंडों में विभक्त है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए दिया 57 खंड, बी दिया 56, सी दिया है 59 और डी दिया 70। तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 57 खंड। जी हाँ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। पद्मावती की जो मतलब पद्मावत जो एक प्रकार से जायसी जी के द्वारा लिखित एक प्रकार से ठेठ अवधि में लिखा गया एक महाकाव्य है, उसकी बात की तो 57 खंडों में विभक्त है, यह 57 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जायसी के पिता का क्या नाम था, बताओ फटाफट से। ए ऑप्शन दिया शेख मुमरेज, बी दिया है ताकिर अली, सी दिया उस्मान और डी दिया है तौहीद। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है, बहुत जानकार हैं आप लोग। ए ऑप्शन शेख मुमरोज इज राइट आंसर, शेख मुमरोज इज राइट आंसर, ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जायसी के गुरु का क्या नाम था। जायसी जी के गुरु का क्या नाम था भैया। ए ऑप्शन दिया सैयद अशरफ पीर, बी दिया है मोदी, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल शेख अशरफ पीर भी थे, मोदी भी थे, दोनों गुरु थे इनके, एक दीक्षा गुरु थे एक शिक्षा गुरु थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सैयद अशरफ पीर एंड मोदी दोनों गुरु थे किसके, जायसी के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जायसी की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करें। जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1440 ईस्वी में, बी ऑप्शन दिया 1542 ईस्वी में, सी दिया है 1620 ईस्वी में और डी दिया है 1520 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1542 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी, 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन जायसी की कृति है। ए ऑप्शन दिया सूरदास, बी दिया रामचरितमानस, सी दिया अखरावट और डी दिया है गीतावली। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अखरावट इज राइट आंसर, ऑप्शन इसका सी। अखरावट किसकी रचना, जायसी की। सूरसागर सूरदास जी की रचना, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना, गीतावली भी तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस प्रकार की कृति है। चित्ररेखा किस प्रकार की कृति भैया, तो जाहिर सी बात है प्रेम मार्ग की थे, तो किस टाइप की होगी यह रचना, प्रेम गाथात्मक होगी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, प्रेम गाथात्मक रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आखिरी कलाम किसकी रचना भाई, तो आखिरी कलाम भी किसकी है, जायसी जी की ही रचना है। ओके आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताएं फटाफट से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था फटाफट से बताएं। ए ऑप्शन दिया है संवत 1535 विक्रमी में,
बी ऑप्शन दिया है विक्रमी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। संवत नहीं दिया, उसको संवत दिया गया, सन नहीं दिया गया, विक्रमी दिया गया, इस भी नहीं दिया गया है, ठीक है। देखें सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, ए ऑप्शन दिया संवत 1535 विक्रमी में, बी दिया 1540 विक्रमी में, सी दिया है 1540 विक्रमी में, यहाँ 1550 है, अगला है 1565 विक्रमी। करेक्ट आंसर क्या होगा 1535 विक्रमी, ठीक। इसको अगर आपको सन में कन्वर्ट करना है तो 1535 से आप 57 जो है लेस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा ईसवी सन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सूरदास जी का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो भैया राजापुर में तुलसीदास जी का जो है जन्म हुआ था। रुनकता में जो है सूरदास जी का जन्म साधारण रुनकता में ही हुआ था। सोही ग्राम जो है यहाँ पर भी एक प्रकार से जो है तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। आगे देखते हैं, तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था सूरदास जी का जन्म, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, ए ऑप्शन दिया विट्ठलनाथ, बी दिया निम्बारकाचार्य, सी दिया वल्लभाचार्य, डी दिया रामानुजाचार्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य। जी हाँ बिल्कुल, वल्लभाचार्य इनके शिष्य कौन थे, गुरु थे, किसके, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य नाम था। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ। इन्हीं विट्ठलनाथ ने किसका जो है स्थापना की थी, तो अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी, अष्टछाप के कवि जो है किसने स्थापना की थी, विट्ठलनाथ। जिसमें 4 जो थे यानी कि जो है 8 कवि थे, तो 4 जो थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें सूरदास भी आते हैं, और 4 जो थे वह विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ओके आगे बढ़ते हैं। सूरदास इसमें थे, नंददास थे, कुंभनदास थे, सॉरी कुंभनदास बोल दिया हाँ, और परमानंद दास थे, ये सब थे, चतुर्भुज दास थे, शीश स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे, ठीक है, और ये सब थे, कृष्णदास थे, ये सब लोग थे, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, सूरदास किस शाखा के कवि हैं भाई, तो राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी, सूफी काव्य शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, संत भक्ति शाखा के कौन है, संत भक्ति शाखा के कौन है भाई, तो ये कबीरदास हैं। जबकि बात की जाए कृष्ण भक्ति शाखा से तो यही सूरदास हैं, ठीक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूरदास की कुल कितनी रचनाएं मिलती हैं, तो 3 रचनाएं मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी भैया, तो सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वह संवत 1640 विक्रमी में हुई थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास जी की ही रचना है। सूरसागर किसकी रचना भैया, सूरदास जी की ही रचना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरसागर में कितने पद हैं, सूरसागर में कितने पद है भैया, तो 1.25 लाख पद हैं, 1.25 लाख पद हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। सूरसागर में कितने पद हैं, 1.25 लाख पद हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ही स्पीड से चल रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है वीडियो में, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, जी हाँ कौन सी रचना सूरदास की है, पूछ रहा कौन सी रचना सूरदास की है, तो कृष्ण गीतावली बी ऑप्शन, सी दिया साहित्य लहरी, डी दिया पदावली, तो ये सब नहीं है रचना है भैया, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, साहित्य लहरी इज राइट आंसर, साहित्य लहरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूरदास जी की भक्ति कैसी थी, बताएं सूरदास जी की भक्ति कैसी थी मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से, तो भैया इनकी भक्ति कैसी थी, साक्ष्य भाव की भक्ति थी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, साक्ष्य भाव, दास्य भाव की भक्ति किसकी थी, तो उनकी थी तुलसीदास जी की। आगे प्रश्न आ गया तुलसीदास जी को लेकर के, चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके, चलिए फटाफट से कमान। आगे अगला प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास जी का जन्म इनमें से क्या है, बताएं तुलसीदास जी का जन्म मतलब कि तुलसीदास का जो समय है वह क्या है इनमें से, ये ऑप्शन दिया 1532 1623, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो गया आपका, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दूसरा, तुलसी की माता का क्या नाम था, तुलसी का माता का क्या नाम था, बताएं कौशल्या देवी, बिल्कुल नहीं, हुलसी, हाँ यही आंसर होगा आपका, हुलसी उनकी माता का नाम था, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन यानी हुलसी उनकी माता जी का नाम था। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना भैया, तो कहाँ माना था, राजापुर नामक ग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, राजापुर नामक ग्राम में माना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फटाफट से, अस्थि चर्ममय देह ममतामय सी प्रीति, क्या कि अस्थि चर्ममय देह मम की तामय सी प्रीति, ये जो है पंक्तियाँ यह किसने कहा था, किसका कथन है, बिल्कुल तुलसीदास जी की पत्नी ने इस कथन को कहा था, यानी कि रत्नावली ने कहा था, किसने कहा था, रत्नावली ने कहा था, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा अस्थि मतलब होता है क्या भैया, हड्डी, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा, क्या होता है भाई, चमड़ा, मैं मतलब होता है उससे बना हुआ, क्या देह यानी शरीर बनी किससे, हड्डी और चमड़े से मिलकर के, मम मतलब मेरी,
मेरी शरीर यानी मेरी देह अस्थि और चमड़ा को मिलकर के बनी हुई है। तामय मतलब होता है इसमें, ऐसी मतलब होता है ऐसी, प्रीत मतलब होता है प्रीत, कि मेरी देह जो है वह चमड़े और हड्डियों के ढांचे से बनी हुई है, फिर भी आप इतने प्रेम इससे क्यों कैसे कर सकते हैं? अगर इतना प्रेम आप परमात्मा से करते तो आपको जीवन के चरम एवं परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। ऐसा रत्नावली ने कहा तुलसीदास जी को। उसी समय तुलसीदास जी संन्यास ले लेते हैं और चले जाते हैं अयोध्या, और अयोध्या में ही इन्होंने रचना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान के भाव भजन में लग जाते हैं। और एक बार गोस्वामी बाबा की जय हो। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे रामचरितमानस की रचना कर डाली, दुनिया का सबसे फेवरेट काव्य, सबसे लोकप्रिय बात की जाए तो श्री रामचरितमानस बड़ा ही फेमस रचना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? ए ऑप्शन दिया नरिहर दास, बी दिया शेष सनातन, सी दिया गंगाराम जोशी और डी दिया है महंत राघवानंद। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से वाह रे भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? बताएं फटाफट से। शेष सनातन, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, शेष सनातन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? सभी को रटा होगा 12, सभी को रटा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 12 रचनाएं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन है? इनमें से तुलसी के समकालीन कौन है भैया? ए दिया है रहीम, बी दिया नंददास, सी दिया सूरदास और डी दिया सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी थे। नंददास, सूरदास, रहीमदास सब तुलसी के समकालीन थे, यानी कि उनके समय काल के ही थे। अगला प्रश्न है। बरवय रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी भैया? तो बरवय के सरदार कहे जाते हैं। बरवय के एक प्रकार से बात की जाए, बरवय की खोज, बरवय में रचनाएं कौन लिखता था? रहीम लिखते थे। इसीलिए रहीम दोस्त थे किसके? तुलसी के। और इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि रचना जो है एक रचना आप बरवय में भी लिख दीजिए। तो बाबा ने वह रचना लिखी थी तुलसीदास जी ने। ठीक, आगे देखते हैं। तुलसी की गीतावली किस जो है कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की जो गीतावली है किस रचना से प्रभावित है भाई? किस कवि की रचना से प्रभावित है? किस कवि की रचना से प्रभावित है तुलसी की जो गीतावली है? ऑप्शन ए दिया रहीम, बी दिया सूरदास, सी दिया नंददास और डी दिया केशवदास। तो भैया किसकी रचना से है? तो किसकी रचना से प्रभावित होगी? केशवदास की रचना से। किसकी? केशवदास की। केशवदास को ही भक्ति काल का लोग मानते कभी कभी, लेकिन इसमें जो है ये ऑप्शन बिल्कुल प्रभावित तो उसी से तुलसीदास जी की जो रचना है या गीतावली वह केशवदास की ही रचना से प्रभावित है कहीं ना कहीं पे। वैसे सूरदास की भी कहीं ना कहीं पे बात आती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं लगभग यही मानती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हनुमान बाहु के रचयिता कौन? हनुमान बाहु के रचयिता कौन है भाई? हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया एक केशवदास, बी दिया लालदास, सी दिया अग्रदास और डी दिया तुलसी। तो हनुमान बाहु के रचयिता कौन है भाई? हनुमान बाहु के जो रचयिता हैं वैसे तो बात की जाए तुलसीदास जी ही हैं, लेकिन लालदास जो थे उन्होंने इसको अलग तरीके से बताया था। वैसे ऑप्शन में अगर आए तो आप जो है यूनिवर्सिटीज़ कहीं कहीं पर किसी विश्वविद्यालय ने लालदास को बताया है, लेकिन हनुमान बाहु के रचयिता मुख्य रूप से तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने ही अपने रचनाओं में हनुमान बाहु की जो है बात कही है, तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, तो तुलसीदास जी ही लगाइएगा। बट कहीं कहीं पर लालदास आपको मिलेगा, तो देख लीजिएगा, जो भी हो सकता है आपकी बार ना मिले, लेकिन यहाँ पर मिल गया था किसी यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं, लालदास भी सही है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस के राम में कौन से गुण हैं? तो भाई रामचरितमानस में कि जो राम जी हैं चंद्र भगवान हैं, उनमें शक्ति, शील, सौंदर्य सभी है। ऊपर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहारी जी को लेकर के। अब बिहारी जी से कुछ प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास। चलिए, बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम बताएं। तो इनकी एकमात्र रचना है सस्सई, बिहारी सस्सई। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। क्या? बिहारी सस्सई इनकी एकमात्र रचना है किसकी? बिहारी जी की। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये पूछे बिहारी किस काल के थे? तो रीति काल के थे। रीति में भी पूछे तो रीति सिद्ध काव्य के थे। ठीक, जन्म कब हुआ था? संवत 1662 विक्रमी में। अगला प्रश्न है। बिहारी सस्सई में कुल कितने छंद हैं भैया? तो 726 छंद कहीं पे मिलेगा, कहीं पर 713 मिलेगा, कहीं पर 719 मिलेगा, कहीं पर 700 एक प्रकार से 25 मिलेगा, मतलब अलग अलग मिलेगा। तो जैसे कि जो विश्वविद्यालय BA वगैरह मानते हैं 726 मानते हैं, मतलब जो ऑप्शन में मिलेगा उसी हिसाब से आप लगाइएगा। ठीक है, ये इस प्रश्न को लेकर के मतभेद है, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है तो आप 726 के आसपास या 19 के आसपास मारने का प्रयास करें। ठीक, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि बिहारी के दोहों में किस अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अगर ये आपको पता करना है कि कितने दोहे हैं तो विस्तार से हमने बताया था किसने कितना दोहा माना है। बिहारी लाल का लेक्चर पूरा का पूरा हमने 1 घंटा 42 मिनट में समझाया है, उसको देख लीजिएगा तो ये सारा का सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है भैया। तो अनुप्रास अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार हर एक दोहों में इनके मिलता है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो बिहारी जी प्रसिद्ध, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहारी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई। तो बिहारी जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेली बाल, ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहारी किस कुल में प्रकट हुए थे। बिहारी किस कुल में प्रकट हुए थे भैया। तो ब्राह्मण कुल में बिहारी जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी का प्रमुख रस क्या था भाई। इनका जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार है। ठीक, प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार है। ठीक, कात नटत रीछत खिजत मिलत खिलल लज्जियात भरे भुवन में करता है नैनन ही सौ बात। आगे देखते हैं, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी जी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस दोहे का संबंध किससे है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये किसके संदर्भ में कहा जाता है। तो बिहारी जी के दोहे जो हैं छोटे छोटे हैं लेकिन उनका अर्थ निकाले बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती हैं। बिहारी सतसई में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती मेरे प्यारे दोस्तों। तो भक्ति भी है, नीति भी है, श्रृंगार भी है, सब बताया हमने, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहारी रीतिकाल के किस शाखा के कवि हैं। तो बिहारी रीतिकाल के किस शाखा के कवि हैं भाई। तो बिहारी जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं, रीति सिद्ध के हैं। किसके हैं, रीति सिद्ध के। रीति सिद्ध वे कवि होते थे जो रीति जानते थे, लक्षण आदि ग्रंथ जानते थे, रस छंद अलंकार ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी वैसी रचनाएं नहीं लिखते थे। ठीक है, रीति मुक्त होते थे जो रीतियों के मतलब कि रस छंद अलंकार से परे आश्रयदातों की प्रशंसा नहीं करते थे, नायिका भेद नहीं करते थे, ये सब नहीं किया करते थे, तो वो रीति मुक्त हो गए। रीतिबद्ध वे कवि होते थे जो एक प्रकार रीतियों में बंद करके अलंकारिक जो है ग्रंथ या फिर रसवादी ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखते रहते थे। ठीक है, रीतिपूर्ण कोई ग्रंथ नहीं है। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ये तीन जो है एक प्रकार से शाखा थी रीतिकाल की। अगला है, बिहारी के पिता का क्या नाम था। बिहारी के पिता का क्या नाम था, केशवदास, ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे पास, घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म बताएं फटाफट से एक बार, घनानंद जी का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था बताएं, घनानंद का जन्म कब हुआ था। ये ऑप्शन दिया 1745 ईस्वी में, मतलब बिक्रमी में सब दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिक्रमी में सब दिया गया है, ईस्वी मत लगाइएगा घनानंद जी के बारे में। घनानंद किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, संवत 1746 बिक्रमी में। संवत 1746 बिक्रमी में घनानंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, घनानंद किस कुल के से संबंधित थे, बताएं फटाफट से। सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो हमने बता दिया संवत 1746 बिक्रमी में हुआ था। घनानंद किस कुल से संबंधित थे, तो कायस्थ ब्राह्मण थे। कैसे थे, कायस्थ ब्राह्मण थे। तो कायस्थ मिले या ब्राह्मण मिले तो पहले आप क्या लगाएंगे, कायस्थ लगाएंगे, ऑप्शन इसका सही करेक्ट है कायस्थ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है। इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है भाई, बताएं। इश्क लता इन्हीं की है। इश्क लता किसकी, घनानंद की, इश्क लता है। ओके, अगला जो है रचना इनकी क्या है, प्रेम जो है घनानंद ने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया भैया, तो घनानंद जी जो थे वह ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न सभी लोगों को करेक्ट आंसर आ रहा है, एक बार वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले जो अगले प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको जरूर देखिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद किसके, तो मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घनानंद का देहावसान कब हो गया था, मतलब कि देह अवसान मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1817 बिक्रमी में हुई थी। ऑप्शन सी में दिख रहा है यदि 1817 बिक्रमी में। 57 लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, 57 लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घनानंद किस पर आसक्त थे, बताएं। घनानंद किस पर आसक्त थे, घनानंद किस पर आसक्त थे भाई, तो ये सुजान नामक वैश्या पर। किस पर, सुजान नामक वैश्या पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, सुजान चरित किसकी रचना है, तो घनानंद की ही रचना। सुजान चरित किसकी रचना, घनानंद की है। ओके, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर बताएं फटाफट से, घनानंद जी ही है प्रेम सरोवर। ठीक है, सुजान चरित
अगला प्रश्न आपके सामने, घनानंद रीतिकाल की किस धारा से संबंध रखते थे? घनानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? बताएं फटाफट से। घनानंद रीति मुक्त धारा के हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब किसके हैं? तो भाई ये सब रीति मुक्त हैं। और ये जो है प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं घनानंद के, प्रेम के पीर की कवि। अगला प्रश्न, रीति मुक्त धारा के कवि कौन है? रीति मुक्त धारा के कवि कौन है? और तो ये घनानंद, बोधा, आलम, ये सभी हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हमने बताया अभी आपको। इश्कलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? घनानंद है इश्कलता। ये सारी की सारी रचनाएं इन्होंने जो है उन्हीं पर लिखी थी। सुजान, चरित सुजान, सागर, तमाम रचनाएं लिखी है किसके नाम पर? अपनी प्रेमिका जो थी उनकी, सुजान, ठीक, जो कि एक प्रकार से नर्तकी थी, वैश्या एक प्रकार से कह सकते हैं, जो थी मतलब नृत्य वगैरह करती थी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। अगला प्रश्न, इश्कलता के ग्रंथकार कौन है? घनानंद जी हैं। अगला, बिरह लीला किसकी रचना? तो ये इन्हीं घनानंद की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। रहीम जी को लेकर के प्रश्न आ चुका है। रहीम जास जी को लेकर के प्रश्न एग्जाम से में बहुत बार पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताएं रहीम जी का जन्म कब हुआ था? अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताने का प्रयास करें। रहीम का जन्म कब हुआ था? चलिए बताएं फटाफट से, रहीम का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताएं रहीम का जन्म कब हुआ था? तो सन 1556 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो रहीम जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। ठीक, आगे बढ़ते। रहीम के पिता का क्या नाम था? रहीम के पिता का क्या नाम था? बैरम खान। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, बैरम खान इनके पिता का नाम था। ओके, बैरम खान, जो कि जो है अकबर जो है कि जो पिता थे, यानी कि जो बाबर थे, बाबर के जो है दरबार में रहते थे, मतलब हुमायूं, सॉरी बाबर बोल दिया, हुमायूं। तो हुमायूं के दरबार में रहते थे। जब हुमायूं का एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तब जो है बैरम खान ही, जब अकबर 9 साल के होते गद्दी पर बैठे थे, तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर जो है आगे की राजपाट संभालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, रहीम की पत्नी का क्या नाम था? रहीम की माता का क्या नाम था? बताएं फटाफट से, रहीम की माता का क्या नाम था? रहीम की माता का क्या नाम था? सुल्ताना बेगम। रहीम की माता का क्या नाम था? सुल्ताना बेगम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, बैरम खान बैरम खान जो थे वह किसके दरबार में रहते थे भाई? बैरम खान मुगल दरबार में रहते थे। कहाँ पर? मुगल दरबार में रहते थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बैरम खान किस मुगल सम्राट के संरक्षक थे? किस मुगल सम्राट के संरक्षक थे? तो अकबर के संरक्षक थे। हुमायूं किससे यहाँ पर रहते थे, लेकिन हुमायूं की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे यहाँ। ओके, जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, वो यही जितवाया था हेमू को पराजित करके। अगला प्रश्न आपके सामने, बैरम खान की मृत्यु के बाद रहीम की शिक्षा दीक्षा का भार किसने ले लिया था? किसने ले लिया था भैया? तो ऑप्शन ए दिया, माता सुल्ताना बेगम, अकबर ने, शाहजहां ने, किसी ने नहीं लिया था। ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, रहीम को किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था? तो हिंदी, अरबी, संस्कृत, अरबी सभी का ज्ञान था अच्छा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, भूषण जी के बारे में कुछ जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। भूषण ठीक है, महाकवि भूषण, महाकवि की उपाधि इनको मिली है, किसको? भूषण को। के आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भूषण के पिता का क्या नाम था? बताएं फटाफट से, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? बताएं फटाफट से, भूषण के पिता का क्या नाम था? फटाफट से बताने का प्रयास करें, भूषण के पिता का क्या नाम था? महाकवि भूषण के पिता का क्या नाम था? बताएं फटाफट से, भूषण के पिता का क्या नाम था? महाकवि भूषण। ऑप्शन ए दिया श्यामनाथ, ऑप्शन बी दिया रतिनाथ, ऑप्शन सी दिया पतिनाथ, ऑप्शन डी दिया है रामनाथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? रतिनाथ। जी हाँ बिल्कुल, रतिनाथ इनके पिता का नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? महाकवि भूषण का। अगला प्रश्न आपके सामने, यमुना तट पर स्थित त्रिविक्रमपुर नामक स्थान पर रहने वाला कवि कौन था? तो वह भी कौन था? भूषण ही था। कौन था? भूषण ही थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, भूषण जी। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण की उपाधि जो इनको दी थी, किसने दी थी? रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी? रुद्र शाह। ऑप्शन डी में मिल रहा है रुद्र शाह, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, भूषण के भाई कौन थे? भूषण के भाई कौन थे? भूषण के भाई कौन थे? बताए फटाफट से। तो भूषण के भाई चिंतामणि भी भूषण के भाई थे, मतीराम भी भूषण के भाई थे, जटाशंकर उर्फ नीलकंठ भी भूषण के भाई थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उक्त सभी। ठीक है, चिंतामणि को जो है रीतिकाल का पहला कवि मानते कौन? शुक्ला जी। आगे देखते हैं,
चिंता और मतिराम किस काल के कवि हैं भाई? चिंतामणि और मतिराम जो हैं वह भक्ति काल के कवि हैं। चिंतामणि और मतिराम किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, महाकवि भूषण। महाकवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो यह किस काल के कवि हैं महाकवि भूषण? तो महाकवि भूषण जो हैं वह रीति काल के कवि हैं, जबकि इनके भाई जो थे मतिराम और चिंतामणि ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाकवि भूषण ने किसके संबंध में छंद रचा है? महाकवि भूषण ने किसके संबंध में छंद रचा है? तो भाई इन्होंने बाजीराव के संबंध में भी लिखा है और धूत सिंह के बारे में भी लिखा है, राम सिंह के बारे में भी लिखा है, यानी इन सभी के बारे में लिखा है, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण किसके यहाँ रहते थे? महाकवि भूषण किसके यहाँ रहते थे भाई? तो शिवाजी के यहाँ भी रहते थे और साहू जी के यहाँ भी रहते थे, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है, किसने भूषण का बहुत सम्मान किया और पुरस्कृत भी किया था? बताइए किसने? ऑप्शन ए दिया शिवाजी, बी दिया जय सिंह, सी दिया राम सिंह और डी दिया बाजीराव मस्तानी, मतलब मूवी देखी होगी बाजीराव। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवाजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी ने महाकवि भूषण को बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने भूषण को किस पद पर रखा था? शिवाजी ने भूषण को कवि कुल सचिव बनाया था। क्या बनाया था? कवि कुल सचिव बनाया था इनको, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण नामक कृति के रचयिता हैं। शिवराज भूषण नामक कृति के रचयिता कौन है भाई? शिवराज भूषण कृति के रचयिता कौन है? फटाफट से बताएं। शिवराज भूषण नामक कृति मति जो है महाकवि भूषण, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, शिवा बाहुनी कौन है रचनाकार? भूषण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम केशवदास जी के बारे में जान लेते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहता है? केशवदास जी को कहा था। जन्म कब हुआ था केशवदास जी का? बताएं फटाफट से। 1561, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1561 ईस्वी में जन्म हुआ था केशवदास जी का, ओरछा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें कितनी बात। अगला प्रश्न, चलिए फटाफट से प्रश्नों की कतार की ओर हम बढ़ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे राष्ट्र हित में। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बड़ी ही स्पीड से आया हूँ मेरे भाई। छंदों की विविधता केसो की किस रचना में है? छंदों की विविधता केसो की किस रचना में है? रामचंद्रिका, जी हाँ बिल्कुल रामचंद्रिका, इसीलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है किसको? रामचंद्रिका को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहता है? केशवदास को, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आचार्य, मतलब ये आचार्य थे, लक्षण ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखते थे, अलंकारवादी आचार्य। ठीक, अगला प्रश्न है, केशवदास किस काल के कवि है? बताइए। केशवदास जी जो थे वह किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे, ऑप्शन इसका इसी करेक्ट है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ला केशवदास को किस काल का कवि मानते हैं? तो वह भक्ति काल का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला केशवदास को भक्ति काल का कवि मानते हैं, ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किस दृष्टि से केशवदास रीतकाल के अंतर्गत आते हैं? किस दृष्टि से केशवदास रीतकाल के अंतर्गत आते हैं? तो प्रवृत्ति की दृष्टि से केशवदास जी जो है वह रीतकाल के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात की जाए काल क्रमानुसार, अगर बात की जाए, जन्म वगैरह देखा जाए इनका, तो भक्ति काल से ही संबंध इनका रखता है। आगे देखते हैं, किस कवि से हिंदी की रीति परंपरा का प्रारंभ माना जाता है? तो केशवदास जी से माना जाता है, केशवदास जी से ही माना जाता है। केशवदास प्रवर्तक माने जाते हैं रीतिकाल के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, केशव किसके प्रमुख अलंकारवादी माने जाते हैं? केशव किसके प्रमुख अलंकारवादी माने जाते हैं? हिंदी के, संस्कृत के, मैथिली के, उर्दू के, किसके हैं? तो भाई हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी के, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, ओरछा नरेश क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? ओरछा नरेश, देखिए, ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में कौन रहता था? तो उनके आश्रय में कौन रहता था? केशवदास ही रहते थे। कौन रहते थे? केशवदास। केशवदास की मृत्यु कब हो गई थी? केशवदास की मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी में हुई थी। 1617 ईस्वी में केशवदास की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बिहारी भूषण जायसी केशव कौन है भाई? रसिक प्रिया केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रसिक प्रिया पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करें। रसिक प्रिया जो पुस्तक है उसकी रचना कब हुई थी? 1591 में हुई थी। क्या
1580 में हुई थी, क्या 1540 में हुई थी या फिर 1580 में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1591 में। जी हाँ, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1591 में रसिक प्रिया नामक पुस्तक की रचना हुई थी। रचनाकार कौन है? केशवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीति परक ग्रंथ है, मतलब रीति से भरा हुआ ग्रंथ है? तो भाई रसिक प्रिया है, कवि प्रिया भी है, छंदमाला भी है, ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 से 3 बार अपलोड होने के बाद भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया कितने विभागों में विभक्त है, मतलब कितने भागों में जो है विभक्त है? लक्षण ग्रंथ है, क्योंकि रसिक प्रिया एक लक्षण ग्रंथ है। और ये कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ने दिया 16, बी दिया 18, सी दिया 21 और डी दिया 25। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 भागों में विभक्त है, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ा आ गया होगा वीडियो में देखने के लिए, वीडियो में मज़ा आया होगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर बताइए फटाफट से, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके बताएं कि सर जी हाँ और भी पार्ट इसके लाइए। सेकंड पेपर की चाहिए होगी, सेकंड पेपर की भी इसी प्रकार से क्वेश्चन ला दूंगा, और भी सब्जेक्ट के जल्दी आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की क्या इच्छा है, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कर देते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में व्यूज़ पहुँच जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मैं और भी प्रश्नों को आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। लगभग 10 वीडियो इस प्रकार से दे दूँगा। आपको कुछ पढ़ने की और आवश्यकता नहीं, किताब वगैरह को आप रख दीजिए कहीं पर एक किनारे, आसानी से वीडियो को देख लेंगे और अपने पेपर देने जाइएगा। बीए में 100% सारा का सारा प्रश्न यहीं से फंस जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।